नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद में बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि 18 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा के लिए 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन्हें 6 जोन और 11 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी और सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में 4 डबल लॉक अलमारियों में सुरक्षित रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की नकलहीन परीक्षा किस तरह संपन्न कराई जाएगी? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी पदभार संभाले हैं, नकल विहीन परीक्षा पूरे प्रदेश में हो रही है और हमारे जनपद में भी लगभग 45,000 मैट्रिक इंटरमीडिएट के छात्र परीक्षा देने के लिए हैं और 79 सेंटर्स डिसाइड किए गए हैं। सब जगह अंतः केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति हो चुकी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति हो चुकी है। सारे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुसज्जित हैं। सब जगह सीसीटीवी कैमरा से लेकर अन्य जरूरी आधारभूत सुविधाएं जो तैयारी की होती हैं वो हो चुकी हैं। कल सारे केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक हम और एसपी, एडीएम, एडिशनल एसपी सब मिलकर लिए हैं और स्ट्रांग रूम बन गया है। सब जगह जरूरी नकल विहीन परीक्षा के लिए जो भी व्यवस्थाएं अपेक्षित हैं, निर्देशित हैं, सारी तत्परता से की जा रही हैं और हर हाल में नकल प्रशासन। गोरखपुर जिले के विकासखंड जंगल कोड़िया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और जन सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने जर्जर भवन को नया रूप देकर जन सेवा के लिए तैयार करने पर ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव और अधिकारियों की सराहना की। साथ ही विकासखंड कैंपियरगंज में प्रदेश के पहले जटायु संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की जानकारी दी, जिसका उद्देश्य विलुप्त होती गिद्धराज जटायु प्रजाति की रक्षा करना है। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह और स्थानीय जनता की भीड़ उपस्थित रही। हमारे यहाँ विकास भी है, लेकिन दम घुटू वातावरण नहीं है। दम घुटू वातावरण से मुक्त और उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसके लिए फॉरेस्ट्री का यानी वानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण के साथ साथ वन आच्छादन को बढ़ाने, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भी, वन्य क्षेत्रों में भी कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, इस दिशा में भी एक नया प्रयास अब कैंपियरगंज से प्रारंभ होगा और यह उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा, पहला विश्वविद्यालय। कानपुर में मातृ पितृ दिवस के अवसर पर आरएसएस संघ और हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संयोजक संजय और डायरेक्टर सुरभि भदौरिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। स्कूल के बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पुलवामा हमले के शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने बच्चों में संस्कार और श्रेष्ठ नागरिक निर्माण पर जोर दिया। मैं सुरभि भदौरिया, निदेशिका प्रताप इंटरनेशनल स्कूल की। महाराणा प्रताप ग्रुप द्वारा संचालित ये स्कूल सीबीएसई का क्लास 12 तक है और आज हम मातृ पितृ वंदन का कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संजय जी भाई साहब ने आज मुख्य अतिथि के रूप में आना स्वीकार करा। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और बाहर 100 पेरेंट्स और 100 बच्चों का आज हम वंदन का एक नज़ारा देखेंगे। इस वंदन के कार्यक्रम को हम वैसे पिछले 5 साल से कर रहे हैं, बट इंटरनली हम लोग अपने स्कूल में इस प्रैक्टिस को करते रहे और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम हिंदू आध्यात्मिक सभा के साथ मिलकर इसको कर रहे हैं, एक साथ मंच पे एक शेयर करके कर रहे हैं। मेरा इसके पीछे जो ध्येय है, मैं स्कूल में जो एक विचार और स्कूल में जो एक कहते हैं ना आचार विचार और एक सोच डालने की बात ये है कि आज वैसे तो 14 फरवरी है, बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे
पूरे विश्व में इसको वैलेंटाइंस डे के तौर पर देखा जाता है। वैलेंटाइंस डे का अगर मतलब अगर जैसे एक कविता होती है, उस कविता को अगर आप पढ़िए तो उसके 4 मतलब निकल सकते हैं। तो पूरे वेस्टर्न देशों के हिसाब से उसका मतलब निकलता है प्रेम का, जिसको लोगों ने बड़ा बिगाड़ कर और बड़े दूसरे रूप में रख दिया, जो हमारी भारतीय सोच से अलाइन नहीं होता। तो मेरा मानना है कि हमें प्रेम को, प्यार को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए ऐसे दिन पे, अगर ऐसा दिन उसके लिए बनाया गया है, उसकी विशेषता है। बट पहला प्यार तो आपके अपने माँ बाप से ही होता है बच्चे का। तो उस आज यहाँ पर जो है आध्यात्मिक चिंतन के दृष्टिकोण से बच्चों में संस्कार अच्छे पड़े, मानवीय मूल्य क्या हैं और हिंदुत्व के मूल्य क्या हैं, ये बच्चों में संस्कार पड़े, इस दृष्टिकोण से हम इस विद्यालय में आए हैं और उसका एक कार्यक्रम है मातृ पितृ वंदन कार्यक्रम। सर, संघ से आप जुड़े हैं और सर क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक श्रेष्ठ नागरिक तैयार करना चाहता है और नागरिक में ये गुण उत्पन्न हो, मानवीय मूल्य विकसित हो, और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान विद्यालय ही होता है। और सौभाग्य से इस वातावरण, इस विद्यालय का ऐसा है कि इसमें इन मूल्यों को बढ़ाने में सहयोगिता होगी। और इस दृष्टिकोण से आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है कि धीमे धीमे अपने माँ, अपनी पिता के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वह उन्होंने हमको जन्म दिया है। और एक प्रकार से आज साक्षात इस संसार में कोई देवी है तो माँ ही है, और स्वाभाविक रूप से देव या देवी उसे ही कहते हैं जो देती है, जो देता है। तो माँ से ज्यादा कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वह गर्भनाल से हम उससे जुड़े रहते हैं और माँ की संवेदना ही धीमे धीमे बालक को विकसित करती है। उसके मन में उनका जो विकास करने की सबसे ज्यादा चिंता माँ की रहती है। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ देवी जिसने हमको गढ़ा है, जिसके स्पंदन से हम विकसित हुए हैं, ऐसे लोगों का पूजन करना एक नैतिक कर्तव्य है और ये प्रकार से यह ऋण है। इस मात्र ऋण से उऋण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कम से कम हम बंधन तो कर ही सकते हैं। अमरोहा शहर में एक महिला द्वारा कथित रूप से वाल्मीकि समाज के लोगों के खिलाफ जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों के प्रयोग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद वाल्मीकि समाज में भारी रोष व्याप्त है। समाज के प्रतिनिधि अमर कुमार वाल्मीकि ने लोगों के साथ नगर कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी और संबंधित महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुमार वाल्मीकि है, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत अमरोहा। कहाँ से हैं? मोहल्ला कुरैशी। क्या मामला है? ये एक विषय है, हमारे जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, उनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजी एक महिला ने, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारियों, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। उसी के संबंध में हम थाना प्रभारी महोदय से मिले हैं आज, और उसमें हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज चाहते हैं, जिससे कि आगे इस तरीके के अपराधों पर अंकुश लग सके। आपने बताया नगर पालिका के ही ग्रुप में वीडियो डाली गई है, आपको चुनौती दी गई है। हम इसमें अधिशासी अधिकारी महोदय से भी वार्ता करेंगे कि बिना देखे, बिना जांच पड़ताल किए उन्होंने उस वीडियो को कैसे वायरल किया है। प्रथम जिम्मेदारी उनकी थी कि उन्हें उस महिला के खिलाफ जो है उनके सफाई कर्मचारियों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया था, उन्हीं को FIR करानी चाहिए थी। लेकिन ये अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत इस तरीके की निंदनीय घटना की घोर निंदा करता है और समस्त वाल्मीकि समाज अमरोहा में बहुत रोष है। यदि इसमें कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अमरोहा प्रशासन की। कौन से मोहल्ले की घटना है ये केवल हमारे पास अभी नंबर है। अभी इन्होंने दरोगा जी ने बात की थी तो वो इकरार नगर की महिला बता रहे हैं दरोगा जी।
हम उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। कानपुर नगर पुलिस ने नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम एसके सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 12 अक्टूबर 2025 को मेरिस बालाजी मेडिकल स्टोर देवनगर अनवरगंज में औषधि निरीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण में 2100 बोतल कोडेन युक्त कफ सिरप और 10,800 टैबलेट बरामद की गई। ये कार्रवाई अवैध क्रय विक्रय और भंडारण के खिलाफ की गई। वहीं पुलिस ने सभी साक्ष्यों को कब्जे में लेकर अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए 25,000 का रिवार्डी है सुमित केसरवानी, जिसका बालाजी मेडिकल स्टोर है और जिसका रायपुरवा में मुकदमा लिखा गया था। प्रारंभिक विवेचना इसकी अनुराग मिश्रा ने की थी, फिर वरिष्ठ अधिकारीगणों के आदेश से ये क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र हुआ था और इंस्पेक्टर हमारे सूर्यबली इसकी विवेचना कर रहे हैं और ये एक्यूज अरेस्ट हुआ है और इससे जो है जो ईदका कंपनी है लखनऊ की, उससे इनके यहाँ से सिरप बरामद हुआ है। वो सिरप की डिटेल प्रेस नोट में है और हमारी टीम इस पर लगी हुई है। जहाँ से इन्होंने सिरप को मंगाया है, प्राजोल एक टेबलेट है वो भी इन्होंने लिया है, वो भी एक तरीके से मॉर्फिन का ही उसमें इंग्रेडिएंट्स होता है। ये पूरी टीम इस पे काम कर रही है। इनका जो सेल आउट है, जहाँ पे इन्होंने बेचा है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। बहुत जगह के वेरिफिकेशन में ये बात पता चली है कि जिन्होंने अपने जीएसटी में या अपने जो इनवाइस में जिनको दिखाया है, उन्होंने डिनाई किया है और इन्होंने जो पेपर उसमें दिए हैं वो उसमें कहीं न कहीं वो फोर्ज हैं, क्रिएटेड किए गए हैं, जिसके आधार पे इन पे जो है 420 67 का मुकदमा लिखा गया है, उसमें रिमांड लिया जा रहा है। बाकी हमारी अग्रेतर कार्रवाई इनकी मोस्टली अभी तक पता चला है वो कानपुर में है और कानपुर में ये जिनको दिए हैं, उसके अलावा ये भी हम लोग को इनपुट मिला है कि ये लोकली सप्लाई करते थे, विशेष करके जहाँ पे इसके खपत करने वाले जो लोग इसके यूजर हैं। भी दे देते थे। उसकी डिटेल है मेरे पास, उसको मैंने प्रेस नोट में दे दिया है। बेसिकली इनके पास अच्छा खासा स्टॉक बरामद हुआ है और लिया है इन्होंने, और जो लिया है उस पर हमारी टीम काम करती है। हाँ, वो अभी इन्वेस्टिगेशन पे है। धर्मनगरी मथुरा में विराट हिंदू सम्मेलन के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर को भगवामय कर दिया और भक्ति में बना दिया। ठाकुर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में विक्रा कार्यालय से प्रारंभ हुई ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई आनंद लोक पहुंची, जहां सम्मेलन के रूप में इसका समापन हुआ। यात्रा में बड़ी संख्या में बाइक और 4 पहिया वाहन शामिल रहे, जिन पर भगवा ध्वज लहरा रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख पदम जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। मान यात्रा, जिसका मुख्य उद्देश्य जो आक्रांताओं और अंग्रेजी शासन में जो हिंदू अपने आप को भूल चुका था, उनकी जन जागृति के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आज छठीकरा से और गोवर्धन चौराहे तक समापन हुआ। जहाँ तक बात हिंदू एकता की है, इसमें मुख्य नारा रहा कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। तो जहाँ तक बात है जात पात की, तो इसमें पूर्व में किसी भी शास्त्र में जात पात का वर्णन नहीं है। सबसे बड़ी बात विडंबना सिर्फ मुगलों, आक्रांताओं और अंग्रेजी शासन में जो जाति में बांटकर हमको अलग करके जो राज किया गया, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था, अन्यथा हिंदुओं के ऊपर कभी कोई राज नहीं कर सकता।
हिंदुओं की एकता पहले भी थी और आज भी है। सिर्फ स्वाभिमान बाकी था, जिसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और इस यात्रा का उद्देश्य घर घर तक पहुंचेगा और बहुत जल्द हिंदू को अपने स्वाभिमान की पहचान होगी और भारत हिंदुत्व के बल पर अग्रसर होगा और नए राष्ट्र का निर्माण होगा। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान जब मानसिकता को कुचलकर, किसी की इज्जत, मान सम्मान, संस्कारों को कुचलकर उसको, जो विधर्मियों ने जिस प्रकार से रणनीति के तहत हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किए, उनसे परे हम आज क्या हैं, अपने आप को पहचानें, हमारी एकता क्या है उसको हम पहचानें। क्योंकि सनातन धर्म की चर्चा अगर होती है तो सबका समावेश सनातन धर्म के अंदर है। इसी समावेश को हम स्वाभिमान का नाम देंगे कि जो सत्य है और जो मानवता है, उस स्वाभिमान के अनुरूप हिंदू अपने घरों में, अपने परिवारों में जन जागरण अभियान चलाए और सनातन धर्म और प्राकृतिक जो संस्कार हैं उनके अनुरूप घर में शिक्षा और हर तरह का संपन्नता के साथ परिवार का जीवन यापन करे, जिससे कि हर घर मंगल हो और आने वाले जीवन में सभी को कष्टों से मुक्ति मिले। क्या लगता है इस यात्रा से कितने हिंदू एकत्रित हुए और किनका स्वाभिमान चल रहा है? देखिए, जहाँ तक किसी भी यात्रा का, हिंदुत्व की जो भी यात्रा आज तक निकाली गई है उनमें जोश तो होता ही है, लेकिन इस यात्रा का विशेष जो हमें देखने को मिला कि ये बहुत लंबी यात्रा थी, लगभग 17-18 किलोमीटर की यात्रा रही। इस यात्रा में जो हमने देखा, जो दृश्य हमने देखे, कि वास्तव में सुनने का प्रयास किया गया कि ये क्या है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा बहुत पुराना नाम है, स्वाभिमान हर कोई जानता है, लेकिन इस स्वाभिमान जो शब्द है उसको घर घर में जिस प्रकार से समझाया जाएगा, वो गाड़ियों का काफिला रहा, जो काफिला सिर्फ एक आवाज के साथ जुड़ा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अपने स्वाभिमान को पहचानने के लिए ये गर्जना की गई थी। इस गर्जना के माध्यम से सभी संगठित हिंदुओं ने एक सुर में संकल्प लिया कि हम सब हिंदू अपने सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को निरंतर फहराने के लिए संकल्पबद्ध हैं और समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे। समाज को किसी भी प्रकार से तोड़ने वाले लोगों का हम निश्चित तौर पे विरोध करेंगे और किसी भी प्रकार से इस समाज का विघटन नहीं होने देंगे। सभी एकजुट होकर, जाति पातियों को भूलकर हम सब इस समाज का सृजन करेंगे, ये संकल्प लिया गया। देखिए, यूजीसी एक अलग विषय है, इसका इस धर्म से कोई नाता नहीं है। यूजीसी लागू किया गया सरकार के द्वारा। सरकार किसी भी सिस्टम को लागू करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन सत्ता छोड़ने का काम नहीं करती, सत्ता तोड़ने का काम करती है। और इस सत्ता को मुंह तोड़ जवाब देने का काम सिर्फ संगठित हिंदू समाज ही कर सकता है। और इस समाज ने संगठित होकर हुंकार भरी है कि किसी भी प्रकार का काला कानून, चाहे जो भी कानून हो, जो समाज को तोड़ने का काम किया जाएगा, उस किसी भी कानून को समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और समाज संगठित होकर ऐसे कानूनों का विरोध करेगा। और निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो शरण दी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उससे हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कोई कानून लागू नहीं होगा इस देश में जिससे समाज को तोड़ने का काम किया जाए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहां तक बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत की बात करता है, पूरे हिंदुत्व को, हिंदुओं को जोड़ने की बात करता है, समाज के सृजन की बात करता है, समाज में से जात पात खत्म करने की बात करता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात करता है। समाज में किसी भी प्रकार का कोई काला कानून यदि आएगा तो निश्चित तौर पे संघ इसमें कहीं दूर दूर तक सहभागी नजर नहीं आएगा, बल्कि ऐसे कानूनों का विरोध करता हुआ नजर आएगा। इसलिए आज इस हिंदू सम्मेलन से एक सीख लेकर जाओ। पहली, जब भी हम उद्घोष करें तो दोनों मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊंचे करके। ये बंद मुट्ठी हमारी संगठित शक्ति का प्रतीक है और संगठित नहीं, ये विजय शक्ति का प्रतीक है। खुली मुट्ठी हमको विभाजन की ओर ले जाती है, कमजोरी की ओर ले जाती है। एक बार जरा, अगर मेरी बात पीछे तक चली गई हो तो मेरे बात बोलिए। भारत माता की जय।
कुछ खुली दिखी अभी मुट्ठी। भारत माता की जय। और ये दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे तो और आनंद आएगा। आज इस पावन दिवस पर स्थान भी उत्तम है, दिन भी उत्तम है और मंच अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ है, जहां पूज्य बाबा बलराम दास जी, जिनका एक एक क्षण वर्तमान आडंबरों से दूर रखते हुए सतत समाज के लिए चिंतन होता है, ऐसे पूज्य बाबा बलराम दास जी, श्रद्धेय मोहन बिहारी दास जी, और जिनका अभी तलवार प्रदर्शन से पहले हमने प्रबोधन सुना, मोरकुटी के श्रद्धेय महंत त्यागी जी, अन्य संत चरण, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, श्रद्धेय जिसको हमने अभी तलवार देखकर हमको झांसी की रानी तो याद आई गई होगी, अपनी बेटियों को, बहनों को झांसी की रानी बनाना, और आपने देखा होगा वो तलवार अपने भारतीय परिधान को पहनकर अपनी पहचान के साथ जब हम दूसरों को देखकर चलना सीखते हैं तब हम गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए मंच पर उपस्थित दोनों मातृशक्ति, मेरे सामने उपस्थित आनंद हो रहा है बड़ी संख्या में इस आनंद लोक में, श्रद्धेय मातृशक्ति, सभी इस मथुरा शहर और इस बस्ती के सनातन प्रेमी, धर्म प्रेमी हिंदू बंधुओं, संपूर्ण देश के अंदर जिस प्रकार मथुरा में रंग महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने की। बैठक में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं सहित श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध और समन्वित तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं मंत्री ने रंगोत्सव 2026 को ब्रज की परंपरा और सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप भव्य और सुव्यवस्थित बनाने का विशेष निर्देश दिया। किस तरह की तैयारियां पर आज खाका तैयार किया गया होली के लिए? हमारी सभ्यता और संस्कृति का परिचायक होली का उत्सव जो ब्रज की आन बान और शान है, रंगोत्सव की बैठक आज माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में की गई है। हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली और लठमार होली बरसाना में 24 और 25 फरवरी को होगी। 26 फरवरी को नंदगांव में लठमार होली है। इसके अलावा 27 फरवरी को रंगभरनी एकादशी है, जिसमें श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ही उत्सव मनाते हुए रंग खेला जाता है। पूरे वृंदावन में लाखों लाख श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि के जन्मस्थान पर विश्व प्रसिद्ध होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें यहाँ के सभी हमारे आचार्य, धर्माचार्य, संतगण प्रतिभाग करते हैं और वो भगवान जी के साथ होली खेलते हैं। होली को लेकर बैठक, सर आज होली को लेकर बैठक हुई है, क्या कुछ दिव्यता और भव्यता के साथ होली मनाई जाएगी? देखिए, ब्रज भूमि का रंगोत्सव आज केवल उत्तरी भारत का या एक धर्म और जाति विशेष का ही रंगोत्सव नहीं है। आज पूरी दुनिया में ब्रजभूमि के रंगोत्सव का खास तौर से बरसाना नंदगांव का जिक्र होता है, दाऊ जी के होरंगा का जिक्र होता है, गोकुल के होरंगा का जिक्र होता है। इसलिए इसके भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जब से वो बने हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी उन्होंने एक बार बुलाए थे, खट्टर साहब, वो हर बार होली पे यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तब से और चार चांद लग गए हैं। पहले यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते थे, आज अब के प्रशासन का अनुमान है कि 25 लाख से ज़्यादा आदमी होली के अवसर पर है यहाँ आएगा। इसके लिए हमारी ब्रजभूमि का एक परसेप्शन है, यहाँ
अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है। तो यहाँ से ऐसा एक विशेष रूप से भाव लेके जाए आदमी, कि जो द्वापर में ब्रजभूमि थी वो आज भी वही ब्रजभूमि है। इसलिए समस्त विभागों की यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने मीटिंग की है। सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। जो भी भंडारे लगेंगे उन भंडारों में हर जगह हमारा सफाई कर्मी डस्टबिन होंगे। नहर विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं। परंपरागत रंगोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष हम करते हैं और ब्रज की जो विभिन्न तीर्थ नगरियां हैं उनकी अपनी अपनी विशेषता है। वहाँ विशेष प्रकार से होली को उत्साह के साथ मनाया जाता है। उसका आज डिस्कशन हुआ है सारे विभागों के साथ, उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई ताकि समय से सारी तैयारियां हो सकें और हर्ष और उल्लास में वातावरण, हर्ष और उल्लास के वातावरण में ये होली संपन्न हो सके। सर, किस तरीके से दिव्यता और भव्यता प्रदान की जाएगी, क्या क्या तैयारी होंगी, कलाकार कहाँ जाएंगे रंगोली की? इसमें प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कलाकार बुलाए जाते हैं जो संस्कृति विभाग उपलब्ध कराता है। 2 दिन बड़े मंचीय कार्यक्रम बरसाने में होते हैं। इसके साथ साथ 14-15 अन्य स्थानों पर भी 1-2 दिन के कार्यक्रम होते हैं। क्या करें अभी कोई सूचना जी के कार्यक्रम को लेकर कुछ तैयारियां चल रही है? अभी तैयारियां तो हमारी रहती हैं, उसके मतलब जो जिस स्तर की व्यवस्थाएं होनी होती हैं वो हम सारी कर रहे हैं। प्रोग्राम आने पे आपको बताएंगे। संभल में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिले के 10 बड़े प्राचीन मंदिरों को चिन्हित किया गया है जहां भारी संख्या में श्रद्धालु जल अभिषेक करने पहुंचते हैं। रूट मैपिंग से लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 10 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ 17 थानों में भी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। कावड़ मार्गों पर मीट की दुकानों पर प्रतिबंध और मेला क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शांति एवं सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की खास अपील की है। जनपद संभल में महाशिवरात्रि के लिए जो अत्यधिक भीड़ वाले स्थल हैं वो 10 चिन्हित हुए हैं जहाँ पे 10 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके साथ साथ 17 थानों में भी 17 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। जो गर्भगृह है उसके अंदर और बाहर दोनों जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई, विद्युत, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी भी वहां दी जाएगी और जो कावड़ यात्री आएंगे, तीर्थयात्री जो भी आएंगे यहाँ पे, उन सभी को भी स्थान स्थान पर रुकने के लिए और पेयजल इत्यादि की सुविधा दी जाएगी। अधिक भीड़ रहने की स्थिति के अंदर जो ट्रैफिक प्लान है उसे लागू किया जाएगा। इसमें एक और यात्री चलेंगे और दूसरी ओर सारी गाड़ियां चलेंगी जैसे हर वर्ष होता है। इसी के साथ साथ मेरे और कप्तान साहब के द्वारा नियमित रूप से भ्रमण भी किया जाएगा और जो मेला स्थल है जहाँ महाशिवरात्रि का मेला भरता है वहाँ पार्किंग दी जा रही है ताकि अंदर की ओर कंजेशन नहीं हो और सुविधा पूर्वक सरलता से सारे तीर्थयात्री जा सकते हैं। नाम है आपका? आलोक वर्मा। कहाँ के रहने वाली है? चंदौसी। अच्छा, ये जो कावड़ लेके आए हैं कहाँ से लेके आए हैं और कहाँ ले जा रहे हैं? चंदौसी से लेके आए हैं। चंदौसी के बाद मंदिर है, मूछों वाले मंदिर, हाँ, उसका इसका जल चढ़ाया जाए। कब चले थे आप यहाँ से लेके और कब? कल रात को। अब कहाँ आपका वो चढ़ाएंगे इसको? ये कल चढ़ेगी सुबह। मूछों वाले मंदिर। नाम है आपका? आलोक वर्मा। कहाँ के रहने वाली है? चंदौसी। ये कहाँ पर एडमिट करोगे? ये चंदौसी राजघाट चला रहे हैं। चंदौसी के रहने वाले। संभल में महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट मैपिंग से लेकर के तमाम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम पुलिस बल यानी 10 बड़े मंदिरों को प्रशासन ने चिन्हित किया है संभल में, जो जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। वहीं रूट डायवर्जन का प्लान भी तैयार किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर राजघाट, हरिद्वार और नीलकंठ से जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक और कावड़ लेकर के डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं
भोले बाबा और नंदी लाल जो है यहाँ पर कावड़ लेते हुए श्रद्धालु अपनी अपनी सुविधाओं से पैदल मार्ग को निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मेरी उपस्थिति इस वक्त आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर है और यहाँ पर जो है तमाम श्रद्धालु अपनी कावड़ को लेकर के अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं कल महाशिवरात्रि का पर्व है और भारी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों पर जलाभिषेक करेंगे, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात लगा हुआ है। वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के वॉलंटियर से लेकर के कड़े इंतजाम किए हैं। ललितपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बानपुर थाना क्षेत्र के गोगरबारा के पास हुआ। जानकारी के अनुसार बस टीकमगढ़ से ललितपुर आ रही थी, जबकि बाइक सवार भानपुर की ओर जा रहे थे। मृतकों में सुरई घाट निवासी रिंकू सहरिया देशपत और 8 वर्षीय मासूम कार्तिक शामिल है। राहगीरों की मदद से तीनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। 13 फरवरी 2026 को थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोगरबारा के पास एक बस एवं मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सब कब्जा पुलिस लेकर तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु जिला मोर्चरी भेजा गया। पुलिस द्वारा दुर्घटना कारित करने वाली बस को कब्जे में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा प्रकरण में अग्रतर। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में 33 दिव्यांग कर्मचारियों को रेलवे की ओर से स्कूटी वितरित की गई। डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने कर्मचारियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी। इस पहल से दिव्यांग कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं स्कूटी मिलने के बाद कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। लाभार्थियों ने इसे रेलवे की सराहनीय पहल बताया। वहीं डीआरएम ने कहा कि रेलवे समय समय पर कर्मचारियों के उत्साहवर्धन और सुविधा के लिए ऐसे कदम उठाता है। ये व्यवस्था विभिन्न विभागों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों के लिए काफी सहायक साबित होगी। ऐतिहासिक कदम का डीआरएम को बहुत दिव्यांग जो कर्मचारी हैं उनको स्कूटी वितरित की है। कितनी स्कूटी वितरित की है, क्या कुछ कहेंगे इस पहल को, किस तरीके से देखते हैं? सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज प्रयागराज मंडल में 33 हमारे दिव्यांगजन साथी हैं, उनको स्कूटी का वितरण करा गया है। इस स्कूटी के वितरण के साथ ही, यह 3 पहिया स्कूटी है तो इसको कोई भी व्यक्ति आसानी से चला सकता है। इसमें उनको कुछ बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से क्या है कि इनको अपने कार्यस्थल तक आने जाने में बहुत सुविधा मिलेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यह करीब 18,15,000 रुपए की स्टाफ बेनिफिट फंड से यह राशि मुहैया कराई गई थी। कितनी स्कूटी वितरित की जाए? 33 स्कूटी वितरण करी गई है। पहल को अधिक तरीके से देखते हैं। बहुत अच्छी पहल है। हमारे साथियों का मनोबल बढ़े तो इसके लिए रेलवे जो भी कदम उठाती है वो समय समय पर उठाती रहती है और ये कार्यक्रम, इस प्रकार के जो भी पहले हैं वो चलती रहेंगी। धन्यवाद। शामली के जिलाधिकारी ने शुक्रवार को थाना भवन नगर पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की उपस्थिति तथा उन्हें दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। राज्य वित्त आयोग से वेतन और पीएफ की स्थिति, भवन कर और जल मूल्यों की वसूली तथा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और IGRMS शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच की गई। वहीं अमृत योजना के तहत चल रहे कार्य संतोषजनक पाए गए। जिलाधिकारी ने बूढ़ा बाबू तालाब और पार्क का निरीक्षण कर उसकी भव्यता की सराहना भी की। वहीं निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत के अधिकारी व सभासद मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील स्थित कपास्थल में संत आसाराम बापू से प्रेरित मातृपितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माता पिता और बच्चे शामिल हुए। कीर्तन और वीडियो सत्संग के माध्यम से युवाओं को भारतीय सनातन संस्कारों, माता पिता के सम्मान और कर्तव्य का संदेश दिया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को वैलेंटाइन डे के स्थान पर मातृपितृ पूजन दिवस मनाने का संकल्प भी दिलाया गया। आयोजकों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परिवार में सम्मान, स्नेह और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को मजबूत करना है। शिंदे हैं, हम एशियन सीता कॉलेज में पढ़ते हैं। हम
हमने भी सोचा था वैलेंटाइन डे मनाने का, पर हमने इस बार नहीं मनाया क्योंकि हमको नहीं पता था कि इतना कुछ होगा। हमको सिर्फ यही बताया गया था माता पिता की पूजा करेंगे। हमने यहाँ आके बाबा जी के सत्संग सुने। थाना भवन स्थित जासूवाला मंदिर में आज हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता संगीत गोयल ने की और संचालन संजय राणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए। मुख्य वक्ता राम नरेश महाराज और रामपाल जी महाराज ने हिंदू समाज की एकता, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने पर जोर दिया। वक्ताओं ने युवाओं से धर्म और संस्कृति के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। सम्मेलन शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया। कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथनी शहर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदार कार्यालय के सामने एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने 10,000 रुपए मासिक वेतन और डी ग्रुप कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनका लंबित मानदेय अब तक जारी नहीं किया गया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार कार्यालय का घेराव करते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।